Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is a lecture of chapter number 2 of your 8th standard ICSE Geography. That is the population dynamics. And this is me, presented by Zahir sir. Okay, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे देना है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। ओके, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डेमोग्राफी क्या होता है या वी कैन से पॉपुलेशन क्या होता है। भाई पॉपुलेशन का मतलब एक तरीके से कहेंगे दैट नंबर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, मतलब जितने इंसान रहते हैं इस धरती पे, इस कंट्री में या एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या? तो कहेंगे एवर चेंजिंग, सॉरी एवर लिख दिया, एवर चेंजिंग, इसको कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक का मतलब ही होता है कभी वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, कभी भी वो स्टेबल नहीं होता। ओके, हु हैज जॉइंड? प्रेम हैज जॉइंड। ओके, ठीक है, तो यहां पर पॉपुलेशन डायनामिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं चैप्टर शुरू करता हूं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। राइट, अब यहां पर जो सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रिसोर्स। सही है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर जितने इंसान रहते हैं, वो उस कंट्री के लिए क्या है बेटा? एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या होता है? कोई यूजफुल थिंग, ठीक है, कुछ यूजफुल थिंग है उस कंट्री के रिस्पेक्ट से। ओके, ठीक है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ कंट्री रिवॉल्व अराउंड दी पीपल, है ना। और उस देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके इर्द गिर्द ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज घूमती है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, पैसा कमाने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, और अल्टीमेटली जो फायदा होता है वो किसको होता है? कंट्री को होता है। कंट्री प्रॉस्पर करती है, उसके लोग प्रॉस्पर करते हैं। द पीपल ऑफ द कंट्री आर क्रिएटर्स। द पीपल ऑफ द कंट्री आर क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मतलब कि अगर कोई कंट्री है, लेट अस से इंडिया, भारत ही है, ठीक है, कोई कंट्री है, तो उसके जो लोग हैं, जो पीपल है, ठीक है, राइट, वो क्या करते हैं? या तो वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, या तो वो क्रिएट करते हैं सामान या कुछ भी, ऐसा कुछ। क्रिएटर वो खुद ही होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी वही होते हैं, ठीक है, एंड कंज्यूमर और कंज्यूमर्स भी वही लोग करते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना या रॉ मटेरियल क्रिएट करना, उसके ऊपर से कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना और उसको कंज्यूम करना, राइट। तो ये चीज है। द पॉपुलेशन और द ह्यूमन एज अ रिसोर्स of any country is the driving force in its progress, ठीक है, is the driving force in its progress। मतलब यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोग रहते हैं, वो उसकी कंट्री के लिए क्या एक्ट करते हैं? एज अ ड्राइविंग फोर्स। मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अगर हम करेंगे तो हमारी कंट्री जो है वो ज्यादा आगे बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रॉस्पर करेगी, ठीक है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी 3 मंथ्स लॉकडाउन था, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे कि हैम्पर हो चुकी थी या फिर बंद हो चुकी थी, ठीक है, राइट। तो क्या हुआ कि कोई इंसान काम नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो एकदम ही स्लो हो गई, नेगेटिव में चली गई। क्यों? क्योंकि
यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काम नहीं कर रही थी, पैसा मार्केट में नहीं घूम रहा था, इसीलिए हमारी कंट्री जो है प्रॉस्पर नहीं कर रही थी। इसीलिए ये जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। ओके, इट इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को, आवाज आ रहा है क्लियर? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। और यहां पर जो मनुष्य है, जो कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स जो है वही अल्टीमेट रिसोर्स है, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन से एरियाज में पॉपुलेशन कहेंगे ज्यादा है या लेटर से कम है, राइट? ठीक है, ओके। अब यहां पर कुछ डेफिनेशन दिया है, क्या लिखा है, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ठीक है, वो किस तरीके से कहां कहां पर सेटल हुई है, बसी हुई है, उसके पैटर्न को स्टडी करना, इट इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो अर्थ सरफेस पे, मतलब इस प्लैनेट पे जो लोग रहते हैं और कहां पर है वो चीज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब ये इसको स्टार मार्क करना, बोला है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कहां पर ज्यादा आबादी होगी, कहां पर कम आबादी होगी, ऐसा। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या लिखा है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल, वहां के आसपास का जो नेचुरल क्लाइमेट है या एनवायरमेंट है, उसका जोग्राफिकल एनवायरमेंट है, ठीक है, राइट, और उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसके इकोनॉमी, वहां पर लोगों को सस्टेन करने के लिए क्या पर्याप्त रिसोर्सेज है, राइट। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या लिखा है, लिखा है डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक, physical and economic conditions, so the pattern of population distributions varies region to region or place to place। बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कि सभी, मतलब पूरे अर्थ पे, यहाँ पर पूरे अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स, या फिर कहेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट, ओके, राइट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो यहाँ पर देखो क्लाइमेट मतलब क्या, क्या वो जगह ठंडा है, क्या वो जगह गर्म है, या क्या वो जगह माइल्ड है, ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल का मतलब क्या, क्या वो पहाड़ है आसपास, माउंटेन्स है, क्या सीधे मैदान है, ठीक है, या डेजर्ट है, राइट, ठीक है, तो ये कर, या फॉरेस्ट है लेट अस से। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट, ये क्लाइमेटिक एस्पेक्ट। और थर्ड चीज क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस, क्या वहां पर पर्याप्त कमाने का जरिया है, ऑक्यूपेशन, क्या वहां पर रिसोर्सेज है ऐसे कि वहां पर ऑक्यूपेशन या लेट अस से जॉब्स जनरेट हो पाए, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट को, ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम कह सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो बहुत ही काम की है, ठीक है, राइट, दैट इज अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मालूम पड़ा क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि नाम, जो नेम, जो टॉपिक है, क्या है, अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अंडर, अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या, जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, और इससे तो बहुत सारी कंट्रीज जूझ रही है। यहां पर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। अंडर पॉपुलेशन होने का जो कंडीशन है वो यही है कि वहां का फिजिकल क्लाइमेट या
फिजिकल ज्योग्राफी सूटेबल नहीं है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज सूटेबल नहीं है, ठीक है, या फिर लेटर से वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है अंडर पॉपुलेशन में और ओवर पॉपुलेशन में, ठीक है। अब देखते हैं क्या है अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। ओके, अंडर पॉपुलेशन इज द टाइप ऑफ पॉपुलेशन that is less than the available resources of the country। मतलब कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास लेटर से 100% रिसोर्सेज है यूटिलाइज करने को, लेकिन 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 वो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, जो ये पूरा 100% रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो ऐसी कंट्री को या ऐसी जगह को हम कहेंगे कि ये कंट्री जो है ये क्या है, अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब इनके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्या होंगे बेटा, रिसोर्सेज होंगे। क्या होंगे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बचेंगे, ठीक है। मैं वापस पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अंडर पॉपुलेशन इज द टाइप ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। अंडर पॉपुलेशन लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द natural resources। Underpopulated countries tend to encourage immigration। क्या होता है immigration? कोई बता सकता है इमिग्रेशन क्या है बेटा, क्या है इमिग्रेशन? कम ऑन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। Sir, immigration मतलब a person comes from foreign country to settle in India. यस, या हाँ बस वही वही, ठीक है। अब देखिए, याद रखिए, सोचिए कि यहां पर मैं दो एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है। इसके पास 100% रिसोर्सेज है। क्या है, 100% रिसोर्सेज है इसके पास, ओके। लेकिन लेकिन ये रिसोर्सेज यूज करने के लिए इसके पास तो सिर्फ 30% पॉपुलेशन है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज तो 100% है लेकिन पॉपुलेशन ही उतनी नहीं है। तो ऐसी कंट्री को क्या कहेंगे, ऐसी कंट्री को कहेंगे अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। अब देखो, अंडर पॉपुलेशन लीड्स टू व्हाट, क्या लिखा है, लिखा है अंडर पॉपुलेशन लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब ये 30% लोग क्या ये रिसोर्सेस का 100% यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हुआ अंडर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या, यूटिलाइजेशन का मतलब यूज, मतलब अंडर का मतलब कम यूज, ठीक है। तो बहुत ही कम यूज होगा इनके रिसोर्सेस का। अब क्या लिखा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज, लेट अस से फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल मैंने ए लिया है, ठीक है। ए कंट्री, अ कंट्री ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अ कंट्री ए, अ कंट्री ए इज अंडर पॉपुलेटेड, ठीक है। बट दिस अंडर पॉपुलेटेड कंट्री इज हैविंग 100% ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन क्या लिखा है यहां पर, लिखा है अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज टेंड टू एनकरेज इमिग्रेशन, ठीक है। मतलब यहां से अगर सपोज कि एक बहुत कम है यहां पर पॉपुलेशन, तो क्या होगा कि बाहर की दुनिया से, बाहर की कंट्री से, दुनिया नहीं कहूंगा, वो अलग ही फॉर्म में चल जाएगा, दूसरी कंट्री से क्या होंगे, पॉपुलेशन यहां पर माइग्रेट करेगी, ठीक है। और इसी को कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है, तो कहेंगे आई एम मतलब इन, ठीक है, ऐसे याद रखना, इन। और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। यहां से ई आता है तो एग्जिट, आई आता है तो इन, ठीक है। दूसरी कंट्री से कोई हमारी कंट्री में आता है तो उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं, ठीक है, राइट। तो इमिग्रेशन, क्यों इमिग्रेशन होगा, बिकॉज ये पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पा रही, इनको चाहिए बहुत सारे दूसरे लोग विद द हेल्प ऑफ द अदर ह्यूमंस, ठीक है।
राइट, ये लोग अपने रिसोर्सेज को 100% यूज कर पाएंगे। ओके, समझ में आया इतना? गिव मी थम्स अप, इतना समझ में आया बेटा? ओके ओके, ठीक है, अब आगे Sir, देखते one हैं। doubt. यस, Sir, बोलिए बोलिए। sir, if a person born in India and settled to Canada and his death वो मर जाएगा तो सर वो उसकी डेथ कनाडा में गिनाएगी या फिर इंडिया में? वो डिपेंड करता है वो कहाँ का सिटीजन है। ठीक है, जैसे मैं भारत का सिटीजन हूं और मैं कनाडा जाकर मैं वहां पर रह रहा था, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, मैं वहां पर जाकर काम कर रहा था, लेकिन अब डेथ हो जाएगी तो गिनाएगा तो इंडिया का ही, बिकॉज वो इंडिया का सिटीजन है, राइट। लेकिन उसका अंतिम संस्कार या लेट अस से उसके जो लास्ट राइट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो लास्ट राइट्स है, हो सकता है उसके परिवार वाले कनाडा में ही करवाए, हो सकता है उसके परिवार वाले उसकी डेड बॉडी यहाँ पर लाकर यहाँ पे उसके क्रीमेट करे या फिर उसको बरी करे या जो भी है, ठीक है, लास्ट राइट्स वो डिपेंड करता है। लेकिन लेकिन एज ए सिटीजन वो यहाँ का सिटीजन था, भारत का सिटीजन था, तो वो भारत का ही डेथ गिनाया जाएगा। ओके, ठीक है। Yes, प्रोवाइड sir. हाँ, Thank you. प्रोवाइडेड दैट कि उसने यहाँ के भारत की सिटीजनशिप को क्विट नहीं किया है, या फिर क्विट कर दिया है और कनाडा के सिटीजनशिप अपना ली है। ओके, ठीक है, चलिए। अगर उसको उधर कनाडा में भी सिटीजनशिप मिल जाए तो? हाँ, तो वहां का सिटीजन काउंट होगा बेटा, ठीक है। ओके, चलिए, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है अंडर यूटिलाइजेशन या अंडर पॉपुलेशन या अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज टेंड टू एनकरेज इमिग्रेशन, बाहर से लोगों को अपनी कंट्री में बुलाना। क्यों बुलाना? बिकॉज as they need more people to achieve their full economic potential, उनको जो 100% रिसोर्सेज है उसको पूरा करने के लिए उनको बहुत सारे पॉपुलेशन को या बहुत सारे लोगों को अपनी कंट्री में बुलाना है, और इसीलिए इसको कहते हैं इमिग्रेशन, बाहर से लोग आते हैं, इमिग्रेंट। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है many underpopulated countries have foreign companies involved in their economic activities as they lack the population to support a large number of major corporations themselves। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला है? बोला है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर लिया है एग्जांपल कनाडा का, तो कनाडा की कोई कंपनी है, लेकिन कनाडा में तो पॉपुलेशन लिमिटेड है, पॉपुलेशन कहेंगे कि अंडर पॉपुलेशन है वहां पर, राइट। तो ये फॉरेन कंपनी को तो अपना इकोनॉमिक जो टारगेट है वो पूरा करना है, तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, दूसरे देशों से लोगों को यहां पर बुलाती है, यहां पर रहने के लिए बुलाती है, या फिर वहीं से काम करवाती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है? लिखा है एग्जाम्पल, कैनेडा 40%, अराउंड अबाउट 40% ऑफ द बिजनेसेस आर फॉरेन ओन्ड। ठीक है, मतलब सोचिए कनाडा में जितने भी बिजनेस है, 100 बिजनेस है, उसमें से तो 40 बिजनेस तो क्या है, बाहर से है, दूसरी कंट्रीज के है। क्यों? बिकॉज उनके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक है, दीज कंपनीज आर परसीव्ड टू बी यूजिंग कैनेडाज रिसोर्सेज एंड टेकिंग द प्रॉफिट्स बैक टू देयर कंट्रीज। सही बात है, कनाडा का जो भी रिसोर्स यूज हो रहा है, ठीक है, राइट, वो वहां से प्रॉफिट बनाती है और वापस अपनी कंट्री में भेज देती है, राइट। तो ये कनाडा के लिए तो नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव, सही है ना, क्योंकि उसका रिसोर्स यूज करके जो भी प्रॉफिट लिया जाता है वो दूसरी कंट्री में जाता है, तो कनाडा को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन इज यूजुअली लीड्स टू क्वाइट लार्ज regional differences in wealth and development within such countries due to settlement and economic activity being concentrated in the most favorable areas। अब सोचिए कनाडा जो है, ठीक है, वो बहुत बड़ा कंट्री है, राइट। अब होता क्या है, कनाडा में है ना, इक्का दुक्का ही कहेंगे कि मेजर सिटीज या स्टेट्स है, जैसे टोरंटो है, ओंटारियो है, हैमिल्टन है, ये मेन सिटीज है, मतलब इसी में ही बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेटेड है।
उसके गांव में जाएंगे ना तो उनके गांव तो हमारे गांव से भी बहुत पीछे है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट में नहीं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। जैसे है ना मेरे ब्रदर इन लॉ वहां पर कनाडा में है, एक बार वो जा रहे थे, मैंने बोला रास्ते में कोई है ही नहीं यहाँ पे, बोले कोई नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है इतना, तो कहाँ से आपको रास्ते में भीड़ भाड़ दिखेगी, ठीक है। और मैं बॉम्बे जाता हूँ ना, मतलब गया था मुंबई, तो वहां तो चलने की जगह नहीं थी, इतना पॉपुलेशन था, ठीक है। तो अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन का यहां पर कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, मतलब मिलियंस, यहां पर मिलियंस का मतलब क्या है, कुछ 10 लाख, ठीक है, 10 लाख इज नोन एज मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। चाइना हाईएस्ट है, कितना है 1277.6, मतलब कह सकते हैं कि 127 करोड़, ओके, एंड 76 लाख समथिंग लाइक दैट, 128 करोड़ पीपल वहां पर है। हमारे पास कितने हैं 120 करोड़, 121 करोड़ लोग हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके। ये कितने हैं, तो ये कम से कम आई थिंक 2 करोड़ और समथिंग, 3 करोड़ या 4 करोड़ ऐसे कुछ कह सकते, सॉरी 20 करोड़, 28 करोड़, सॉरी, ओके, ठीक है। तो बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मार्क करनी है, जो हमें देखना है। अब देखिए हम तो भारत सेकंड नंबर है आफ्टर चाइना, ठीक है, राइट। तो ये हमारी कैसी कंट्रीज होगी, ये दो कंट्रीज कैसी होंगी, ये होंगी ओवर, ओवर ठीक है, पॉपुलेशन। यस, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा, मतलब 100% रिसोर्सेज है और कह सकते हैं कि 500% पॉपुलेशन है, राइट। और यही ओवर पॉपुलेशन भी क्या करता है, माइग्रेशन को बढ़ावा देता है, इट एनकरेजेस माइग्रेशन। और यहीं से आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, इमिग्रेशन, मतलब एमिग्रेंट, हमारे लिए क्या होंगे, एमिग्रेंट होंगे, ठीक है, राइट, एमिग्रेंट्स होंगे, एग्जिट करा ना, हमारी हमारी कंट्री से एग्जिट किया, इसके लिए एमिग्रेंट, कोई दूसरी कंट्री में एंट्री किया, इन किया, सो इमिग्रेंट, राइट, ठीक है। ये आगे 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 वाले चैप्टर्स में समझाऊंगा ये। अभी यहां पर देखो क्या लिखा है, लिखा है ओवर पॉपुलेशन। थोड़ा सा मैंने काम चलाओ काम किया है, क्योंकि जिसने भी मुझे भेजा है उसने ना ये वाला पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक नो इजी फॉर यू, ओके, ठीक है। अब ओवर पॉपुलेशन है, क्या लिखते हैं, देखते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन वेयर a country has more people than its physical and human resources to support with the adequate living standards. An overpopulated environment, the number of people might be more than the available essential materials for survival. मतलब ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि कोई कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, तो उससे ज्यादा लोग उनके पास है और इसीलिए एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ठीक है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो एडिक्वेट नहीं होते हैं। और उसके साथ क्या है कि जो एसेंशियल मटेरियल्स है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, उसको यूज करने के लिए उससे नंबर से, मतलब इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी कम पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जूझ रहे हैं ओवर पॉपुलेशन से, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है एसेंशियल मटेरियल्स फॉर द सर्वाइवल, सच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्ट, वाटर, शेल्टर, फूड, सोशल एमिनिटीज, राइट, ठीक है। This regularly contributes to the environmental deterioration, ठीक है, worsening in the quality of life and even the disintegration of the population. In other words, overpopulation refers to the situation where the population, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है एक तरीके से, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पॉपुलेशन एक्सीड करता है देन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। मतलब मैंने कहा ना कि आपके पास कोई रिसोर्स है वो 100% है, लेकिन ये रिसोर्स को यूज करने के लिए आपके पास कहेंगे 200% पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये हो गया ओवर पॉपुलेशन, ओके। और इन द कॉन्ट्रास्ट आपके पास रिसोर्स 100% है, लेकिन उसको यूज करने के लिए 30% ही पॉपुलेशन है, तो ये हो जाएगा अंडर पॉपुलेशन,
ओके, चलिए, तो होता क्या है कि ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, राइट, ऐसी एक सिचुएशन जहां पर रिसोर्सेज कम पड़ते हैं और लोग ज्यादा हो जाते हैं, इसको कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। और इसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, पीपल विल compete फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना, ठीक है, 100% ही तो है, कोई भी चीज है वो लिमिटेड है हमारे पास। लेकिन पॉपुलेशन तो एकदम डायनामिक है। डायनामिक मतलब एवर ग्रोइंग, एवर चेंजिंग। पॉपुलेशन कभी स्टैटिक हो सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठीक है, थमा हुआ, ठहरा हुआ, ठीक है। तो यहां पर रिसोर्स स्टैटिक है, रिसोर्स उतना के उतना ही है। लेकिन पॉपुलेशन कैसा है? डायनामिक है। आज 200 है, कल 250 हो जाएगा, परसों 275 हो जाएगा। लेकिन रिसोर्सेज कैसे? स्टैटिक है। और इसीलिए क्या होता है? इसीलिए होता है कंपटीशन। बोले भाई द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कह सकते हैं ऐसे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, ठीक है। कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भाई? तो कहेंगे कि कंपटीशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर, देखो लैंड रिसोर्स है ना, लैंड रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, राइट। लैंड तो हमारे पास उतनी ही है ना जितनी होनी चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन कैसा है? बढ़ते जा रहा है। आज इतना है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, तो कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। खाना, ये लैंड तो लिमिटेड है, इसी में ही हमको खाना उगाना है, लेकिन पॉपुलेशन तो और बढ़ रहा है, तो खाना महंगा होगा, कंपटीशन आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी है। क्या लिखी है? एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, पीपल विल compete फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड देयर विल बी अ जनरल फॉल इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए ना भाई, रोटी कपड़ा और मकान, लेट अस से फॉर एग्जांपल, राइट। तो क्या होता है, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ना हमें रोटी मिलेगी ठीक से, ना हमें मकान मिलेगा, ना हमें कपड़ा मिलेगा, राइट। और यही तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, रहने को छत, खाने को खाना, राइट, ठीक है, और पहनने को कपड़ा। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड लिविंग, है ना। आपका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो रिसोर्सेज पे ज्यादा, रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, और कहेंगे इकोनॉमिक, नेगेटिव इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट। और इसकी वजह से जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, वो डिटीरियोरेट हो जाता है। डिटीरियोरेट का मतलब है कहेंगे कि कमजोर हो जाता है। आई कैन नॉट यूज द राइट वर्ड, कमजोर नहीं कह सकता, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे आ जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है, राइट। समझ में आया? और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कहेंगे कि जो हमसे भी लोअर वाले लोग हैं, मतलब जो पुअर पीपल है, ठीक है, इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू पॉवर्टी, ठीक है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है, भूखमरी, मैल न्यूट्रिशन, आगे हम पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स में, या मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। अभी यहां पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है वो समझाता हूं, ओके, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन समझ में आया बेटा? अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप। Yes, sir. ओके, ओके, मेरा आवाज क्लियर है ना आज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब आप सोचिए इसको, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। अब देखिए क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, समझाता हूं। सोचिए कि एक पर स्क्वायर यूनिट एरिया है, एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया का मतलब लेट अस से हम समझ सकते हैं, यहां पर एग्जांपल लेता हूं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स सेम होती है, तो इसका एरिया क्या आएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर कोई यूनिट नहीं लिया है, क्या लिया है? बोला है पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर यूनिट लेके बताता हूं। अब सोचिए कि पर स्क्वायर यूनिट एरिया में या 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 200 लोग रहते हैं,
ठीक है। और उसी की दूसरी जगह लेट अस से फॉर एग्जांपल ये मुंबई है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मुंबई, ओके, ठीक है, राइट। और यहां पर वही स्क्वायर है, उसी एरिया में लिया है, लेकिन दिस एरिया इज ऑफ राजस्थान, लेट अस से थार डेजर्ट, ओके, ठीक है, राइट, थार डेजर्ट है ये, राजस्थान का है, और यहां पर पॉपुलेशन 20 है। तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा है, तो कहेंगे मुंबई में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वही होता है, दैट इज नंबर ऑफ पीपल या पर्सन लिविंग इन अ पर स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक है, इन अ पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। अब इसके Yes, sir. यस, अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट देखो, एरिया सेम है, एरिया सेम है ना, एरिया सेम है, राइट, लेकिन पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा है, मुंबई में ज्यादा है, ना कि थार डेजर्ट या राजस्थान में कोई ऐसे मरुस्थल में या डेजर्ट में, ठीक है, वहां पर ज्यादा नहीं है। तो बस यही लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग पर यूनिट ऑफ लैंड called is called density of population. The estimate of the global population in the year 2017 was 7.5 billion, ठीक है, बहुत ज्यादा है, 7.5 बिलियन मतलब 750 करोड़ लोग, राइट, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही बात है। अब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, कि भाई यहां भी 200, यहां भी 200, यहां पर दूसरा एरिया है वहां पर भी 200, नहीं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर 200 नहीं, कहीं पर तो 500 है, लेट अस से, ठीक है, कहीं पर 20 है, कहीं पर 2 लोग है, अलास्का जाइए आप, साइबेरिया जाइए, वहां पर तो हार्डली आपको 2 या 3 लोग मिलते हैं पर स्क्वायर यूनिट एरिया में, समझ में आया, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सम कंट्रीज हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन whereas some countries have low density of population, ठीक है, राइट। अब देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, समझते हैं क्या होता है लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है एरियाज हैविंग अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1 or 2 persons per square kilometer, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, समझ में आ रहा है ये वर्ड, पर स्क्वायर किलोमीटर, ये देखो ये स्क्वायर है और ये 1 किलोमीटर है, इसका लेंथ और ब्रेथ एक ही होता है, इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, सो दिस इज नोन एज पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर कितने, हार्डली इक्का दुक्का लोग रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरियाज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहां पर एग्जांपल्स क्या है, दिस इंक्लूड द हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, कालाहारी, एटाकामा एंड कोल्ड डेजर्ट्स like some parts of the Canada, Greenland, Antarctic, Gobi Desert, Amazon Basin of the South America, and Congo Basin of the Africa are the main areas of low density of population. समझ में आया, क्यों, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, ठीक है, वहां की फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इतनी ज्यादा कहेंगे सपोर्टिव नहीं है, इसीलिए वहां पर जो है इतनी कम पॉपुलेशन हमें मिलती है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, दिस आर द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट, and so the density of the population in these areas is very low, ठीक है, समझ में आया, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, फॉरेस्ट मतलब फिजिकल ज्योग्राफी वहां की, और फिर उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट मतलब क्या, जहां पर ना ज्यादा लोग रहते हैं ना कम लोग रहते हैं, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम, इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब एवरेज पीपल रहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, एवरेज पीपल नहीं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, उसको कहते हैं एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी। क्या लिखा है, लिखा है कि 200 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर आर नोन एज द एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, जैसे कि साउथ इंडिया,
western part of China, Denmark, Norway, western parts of the USA have moderate density of population. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एरियाज ऑफ द हाई डेंसिटी. क्या होगा एरियाज ऑफ द हाई डेंसिटी? 200 persons and above per square किलोमीटर. इसको कहते हैं हाई डेंसिटी, एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एरियाज हैविंग अ डेंसिटी अबाउट 200 persons per square kilometer are known as the areas of high density. The main areas of high density are Monsoon Asia, ठीक है, यूरोप and eastern part of the USA, and the monsoon Asia includes the countries like China, India, Bangladesh, Singapore, Japan, Korea, etc. ठीक है, eastern coastal parts of USA and Canada also have a very large density of population, right? तो यहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल है, यहाँ पर कहेंगे उसका ज्योग्राफी फेवरेबल है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज फेवरेबल है, इसीलिए वहाँ पर क्या है 200% से ज्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, द मेन एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन इन यूरोप extend from the English Channel in the west, Dnieper River in the east. ठीक है, अब इंग्लिश चैनल कहां पर है वो आपको मैप में मैं बताऊंगा बाद में. ठीक है, जैसे कि यहां पर लेट अस से यूनाइटेड किंगडम है और यहां पर यूरोप. सॉरी सर, इट इज अ रिवर. नो, इट इज नॉट अ रिवर, इट इज अ चैनल, इट इज अ नैरो वाटर चैनल. ठीक है, तो यहां से पास होते होते पूरा यूरोप में यहां पर नाइपर रिवर जो है, किसी का माइक्रोफोन ऑन है? ओके, निसर्ग तुम्हारा, हाँ बस ठीक है, राइट. तो नाइपर रिवर जो है, नाइपर रिवर जो है वहां तक आपका यूरोप पूरा जाता है. दिस बेल्ट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सेस ऑफ द यूरोप. यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. द मेन कंट्रीज इंक्लूड इन दिस बेल्ट आर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्थ फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, मॉस्को region of Russia, and the river valleys and the coastal plains of the Russia, Spain, Portugal, साउथ फ्रांस एंड इटली. ठीक है, तो ये सारे के सारे यूरोपियन देश है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये सब आप मैप में बखूबी देख सकते हैं. ओके, राइट. दिस बेल्ट ऑफ यूरोप हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ऑन द अदर हैंड, प्लेन्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र ये भारत में है, ह्वांगहो ये चाइना में है, चांगजियांग ये भी चाइना में है, नाइल एंड इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड. ये सारे के सारे एरियाज जो है डेंसली पॉपुलेटेड है. अब जरा ये ब्लू वाला पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है सेंसस क्या होता है? सेंसस, नो व्हाट इज सेंसस? इसको गुजराती में कहते हैं वस्ती गणतरी. Yes, sir, I know. Yes. A official counting of population in a country after every 10 years. Yes, official counting of the population after every 10 years, or we can say at the गैप ऑफ 11th ईयर, 11वें साल पे हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं. इस तरीके से होता है, हर 10वें साल के बाद जो 11वां साल होता है वहां पर हम काउंटिंग करते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंसस, राइट. फिर घर पे आके जो सरकारी कर्मचारी है, आपका नाम, पता, आपका ऑक्यूपेशन, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग कौन से एज के बीच में है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, और बहुत सारा, द लिस्ट गोज ऑन. ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी ली जाती है ताकि एक परफेक्ट उनको डेटा मिले. और वो डेटा वो लोग क्या करते हैं डेटा से? वो लोग डेटा से, जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कहेंगे कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है, ये सेंसस का डेटा लेकर. अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस कितना था? 261%, 261 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन ये कब की बात है? ये बात है 1991 की. तब एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 261 लोग रहते थे. लेकिन 11 साल बाद, लेट अस से 91 2001, 20 साल बाद ऑलमोस्ट, ठीक है, राइट, कितना? द सेंसस इज 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. सोचिए, ठीक है, राइट, समझ में आया? अब जरा मुझे यहां पर आपको दो चीजें समझानी है जो मैं आपको अभी बखूबी समझाऊंगा. ठीक है, अब जरा देखिए, आगे पढ़ते हैं, फिर मैं उसके बाद समझाता हूं. राइट,
क्या लिखा है? लिखा है उसके बाद Bihar has the highest density of population. The persons living in per square kilometer area has increased by 21.3% in 2001 as compared to 1991. मतलब कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 21% की बढ़ोतरी हुई. ठीक है. अच्छा, अब जरा ये बताइए बेटा, राइट, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, उत्तर प्रदेश ये भारत का एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है बिहार. ठीक है, तो यहां पर ये समझिए कि उत्तर प्रदेश इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इन द कंट्री, एंड बिहार इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. इन दोनों में फर्क क्या? ये जो लिखा है मैंने स्क्रीन पे, इन दोनों में फर्क क्या है? कोई बता सकता है आप में से? सर यूपी का टोटल ज्यादा है और बिहार का पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस. ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं. मैं लेता हूं कि यूपी में, प्लीज माइक ऑफ कर देगा कोई? ये निसर्ग है ना, बहुत माइक ऑन कर देता है. ठीक है, अब देखिए यूपी में 1000 है, लेट अस से पॉपुलेशन जो है 1000 है. बिहार में लेट अस से 700 लोग रहते हैं. मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके, और ये एग्जाम्पल है, सपोज लिया है. लेकिन यूपी में अगर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखेंगे ना, फॉर एन एग्जाम्पल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो वहां पे हो सकता है 10 लोग रहते हो. लेकिन यहां पर अगर पर स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए तो हो सकता है यहां पर 40 लोग रहते हो. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, ये हुआ नंबर ऑफ पॉपुलेशन. ओके, राइट. तो यूपी इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. ये बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब उसके पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद. ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से मैं शुरू करने वाला हूं. ठीक है, राइट. यहां तक समझ में आया सभी को? गाइस, समझ में आया यहां तक? ओके, यस सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है. तो मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं, ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है. मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं और वो टॉपिक समझाता हूं. ओके, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, कंसंट्रेट करिएगा यहां पर, राइट. चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. लिखा है कि भाई ओवर पॉपुलेशन और उसका कॉन्ट्रैरी, उसका ऑपोजिट अंडर पॉपुलेशन, इसका इंपैक्ट क्या है? अब इंपैक्ट तो दोनों हो सकते हैं. एक इंपैक्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा इंपैक्ट होता है नेगेटिव. ठीक है, समझ में आया? राइट, ओके, यस सर। यस. तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है. लेकिन अब यहां पर शायद आपकी बुक में जो है, ठीक है, वो नेगेटिव इंपैक्ट की ही बात की गई है. पॉजिटिव इंपैक्ट तो मुझे नहीं लगता कि ओवर पॉपुलेशन का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होगा. अगर मुझे भी एग्जाम में आ जाए ना कि ओवर पॉपुलेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए, तो हार्डली 2 या 3 पॉइंट लिख पाऊंगा. लेकिन ओवर पॉपुलेशन का नेगेटिव इंपैक्ट लिखना होगा ना, तो मैं पूरा के पूरा ऐसे लिख दूंगा उसके ऊपर. ठीक है, राइट. और अंडर पॉपुलेशन का भी सेम. पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, नेगेटिव इंपैक्ट शायद बहुत कम है. ओके, तो हम देखते हैं क्या है आपके बुक में. मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा है, समझाऊंगा क्या है. ठीक है, अब ध्यान रखते हैं यहां पर क्या लिखा है. हमारा जो टॉपिक है वो लिखा है impact of overpopulation and underpopulation on the society. हमारे समाज में, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में इंपैक्ट क्या है, पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या है. ठीक है, राइट. हाँ, तो सबसे पहला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वन क्या लिखा है? डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, और ये मैं नेगेटिव इंपैक्ट में गिनूंगा ऑफ ओवर पॉपुलेशन. जितना पॉपुलेशन ज्यादा
उतनी खपत ज्यादा, मतलब उतनी डिमांड ज्यादा। ठीक है, आप सोचिए क्या है, फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा अपने को ताकि नया घर बना पाए, उनको रहने के लिए जगह दी पाए। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज देखिए, राइट, वो भी पीने को साफ पानी नहीं मिलेगा बहुत सारे लोगों को क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो प्रदूषित होगा, पॉल्यूशन होगा। क्यों, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा व्हीकल, ठीक है, उतना ज़्यादा फैक्ट्री, उतना ज़्यादा वेस्ट। ठीक है, तो इसका नेगेटिव ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके, राइट, समझ में आया। अब देखते हैं क्या है, समझते हैं इसको। ओके, चलिए, क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ द ओवर पॉपुलेशन आर क्वाइट सीवियर, आ गया है ना, नेगेटिव ही तो है। द फर्स्ट ऑफ दिस इज द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेस। द अर्थ कैन ओनली प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड। कहा था ना कि हमारे रिसोर्सेस कैसे है, हमारे रिसोर्सेस स्टैटिक है, मतलब लिमिटेड है। स्टैटिक तो गलत वर्ड होगा यूज करना, लेकिन लिमिटेड है, एक समय पे उतना ही अवेलेबल हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन कैसी है, एकदम डायनामिक है, एवर चेंजिंग, हर रोज बढ़ती है, हर रोज कम होती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में इन सब पॉपुलेशन को सस्टेन करना, सपोर्ट करना बहुत दिक्कत वाला काम है। और कहां पर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड। पहले तो हमें यही चाहिए ना, चलो कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, लेकिन रोटी तो चाहिए ना खाने के लिए, पीने के लिए पानी तो चाहिए, राइट। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड विच इज फॉलिंग शॉर्ट, जो कम पड़ रहा है और हमारी करंट नीड से, मतलब हमारे हमारे फॉर एग्जांपल हमारी नीड है 100 kg ऑफ राइस फॉर एन एग्जांपल, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो कहेंगे 200 के पार है, तो सबके हिस्से में 500 ग्राम आता है, कल को 500 के पार हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो 200 ग्राम ही आएगा। मतलब क्या है कि अब ये राइस उगाने के लिए तो लैंड भी तो लिमिटेड है, लैंड भी तो लिमिटेड है हमारे पास। ऐसा थोड़ी है कि हम स्पेस में जाके राइस उगा के आते हैं, नहीं। ठीक है, जमीन पे उगता है, हवा में तो उगता नहीं है। तो लैंड लिमिटेड है और इतना सारा राइस उगा रहे हैं, और पॉपुलेशन तो देखो कल को 1000 हो जाएगी, तो क्या होगा, 100 ग्राम ही आएगा, या लेटर से 10 ग्राम ही आएगा। तो क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, विच इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द करंट नीड्स। Most of the environmental change, yet environmental damage being seen in the last 50 odd years is because of the growing number of people on the planet. सही बात है, ठीक है। आप देखिए टेम्परेचर में क्या हो रहा है ना, एंटार्क्टिका, उसकी आइस पिघल रही है, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट, कहते हैं कि पोलर आइस पिघल रही है। फिर सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, जो कोस्टल एरियाज होंगे वो फ्लडिंग हो जाएगा, वहां पर फ्लड आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज सी लेवल बढ़ रहा है, मुंबई डूब जाएगा, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, और देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हम लकड़ा को जला रहे हैं, या लेटर से उससे कुछ ना कुछ फर्नीचर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ऑयल है, या लेटर से पेट्रोल डीजल एंड बहुत सारी चीजें, वो भी यूज कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे कार्बन एमिशन हो रहा है। और कार्बन एमिशन क्या लीड करता है, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पोलर आइस जो है वो पिघलता है, राइट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या लिखा है, लिखा है दे आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। और चलो हम तो हमारा ही सोच रहे हैं, फॉरेस्ट काटेंगे तो बेचारे वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, उन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब क्या लिखा है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अ रैकलेस मैनर। रैकलेस मतलब क्या, इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुन हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हंटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जला रहे हैं, या जो भी है उनका घर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। causing pollution and creating a host of problems, a list of problems. Those engaged in talking about overpopulation have noticed that acts of violence and aggression outside a war zone have increased tremendously while competing for resources. और क्या होगा, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वॉर जोन्स क्रिएट होंगे। ठीक है, राइट, और लड़ाई होगी, एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू अ वॉर। ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस, पॉपुलेशन ज्यादा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आया, ठीक है। फिर तो जंगल राज ही होगा, ऐसा इस तरीके से कहना चाहता हूं मैं। ओके,
ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ये पॉइंट? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब छोटा सा एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखो ये वाला जो मैंने आगे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन क्या लिखा है? डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। कैसे? विथ द ओवर यूज ऑफ कोल। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन समझते हो आप लोग, केमिस्ट्री में आता होगा, जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, राइट, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, it has started producing some serious effects on our environment. Rise in the number of vehicles, industries have badly affected the quality of air that we breathe. और आपको पता है अभी बीच में बिफोर लॉकडाउन दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली was facing a problem of what? एयर पॉल्यूशन। वहां के बच्चों ने स्कूल में जाने से मना कर दिया। वहां की सरकार ने बोला 1 हफ्ता छुट्टी बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ पड़ती थी। कहा जाता है कि अगर दिल्ली की हवा में सांस लोगे ना तो एक दिन में कम से कम 15-20 सिगरेट पी जाओ, उतना तो आपके लंग्स जो है इफेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कहा था। अब देखिए क्या लिखा है? राइज इन द अमाउंट ऑफ CO2 एमिशंस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, लीड्स टू व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, राइज इन द सी लेवल। ठीक है, क्लाइमेट पैटर्न भी तो चेंज हो रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मम्मी, आपके दादा ऐसे कहते होंगे कि हमारे जमाने में तो ठंडी बहुत जोरदार पड़ती थी, गर्मी तो आराम से एकदम एकलू ठंडू लागे ना बपोरे, आटली बदी गर्मी कोई दिवस नहीं पड़ती, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। आपके दादा या आपके मम्मी डैडी ऐसे कुछ बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? लास्ट 50 सालों में क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, और इसके वजह से क्या होगा? जो कोस्टल सिटीज है, ठीक है, जो समुद्र किनारे पे जो शहर बसे हुए हैं, वो सब में पानी आ जाएगा, फ्लड हो जाएगा, डूब जाएंगे वो शहर, राइट। और इससे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ओके, आर फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी माइट हैव टू फेस ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. स्क्रीन दिख नहीं रहा था और आप लोग बताइए नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा था बेटा? स्क्रीन दिख रहा था? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी इट इज टाइम अप। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।